हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की संसद की। किस पे बात करेंगे? संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने संघीय कार्यपालिका पर चर्चा कर ली थी और उसके तहत हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी इन पर बातें कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है भारत की संसद यानी व्यवस्थापिका। इस संसद को व्यवस्थापिका भी कहो, चाहे इसे विधायिका कहो या संसद कहो, इसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्लियामेंट। ये आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, ये जिस संसद की बात मैं कर रहा हूं, वर्तमान के अंदर हमारी जो संसद है, इस संसद की स्थापना जो है या इस संसद का जो गठन है वो अप्रैल 1952 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1952 के अंदर इस संसद का गठन हुआ था और 13 मई सन 1952 के अंदर इस संसद की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी, यानी ये जो हमारी वर्तमान में संसद है, इसने अपना कार्य शुरू कब किया था? 13 मई 1952 को किया था और इसका गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 को हुआ था। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि लोकसभा का या राज्यसभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 में उनका गठन हुआ था और उनकी भी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि वर्तमान संसद ने अपना कार्य 13 मई 1952 से स्टार्ट किया था, तो क्या इससे पहले भी हमारे देश में संसद नाम की कोई संस्था थी क्या? तो इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान जो सभा थी, इस संविधान सभा ने ही सन 1952 से पहले अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया दोस्तों? अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। यानी 13 मई 1952 से पहले संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था और आज वर्तमान की जो संसद है उसको जो कार्य करने के पावर्स है, वो सारे पावर्स उस समय संविधान सभा को प्राप्त थे जब वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। यानी इस संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1952 से पहले हमारे देश में संसद नाम की संस्था थी, तो आपको इसका जवाब यही देना है कि बिल्कुल थी। हमारी संविधान सभा ने ही 1952 से पहले अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक इसी संविधान सभा के द्वारा कार्य किए गए थे। अभी वर्तमान जो संसद है, इसके 2 सदन है दोस्तों। यानी वर्तमान की हमारी जो संसद है ये द्विसदनीय है, द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या 1952 से पहले भी हमारी संसद द्विसदनीय थी, तो इसका आपको जवाब देना है कि 1952 से पहले जो अंतरिम संसद थी वो द्विसदनीय नहीं थी बल्कि एक सदनीय थी। यानी 17 नवंबर 1947 से 52 तक जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था, तो ये अंतरिम संसद जो थी वो एक सदनीय थी, एक सदनीय थी। उस समय इसका एक ही सदन था। 52 के बाद इसके 2 सदन बने हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान संसद अप्रैल
अप्रैल 1952 में इसका गठन होता है। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है, यानी 13 मई 1952 से वर्तमान संसद ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1952 से पहले हमारी संविधान सभा ने ही 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था, और उस समय जो संसद थी वो एक सदनीय थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अभी जो वर्तमान में हमारी संसद है इसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन हैं? दो सदन है। एक को हम लोकसभा कहते हैं और दूसरे को हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा कहते हैं। ये दो सदन है, जिसको हम वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा कह रहे हैं। क्या पहले इनके नाम लोकसभा या राज्यसभा ही थे या कोई दूसरा थे? अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जिसे हम वर्तमान में लोकसभा कहते हैं, इसका पहले नाम था हाउस ऑफ द पीपल। क्या नाम था दोस्तों? हाउस ऑफ द पीपल। और जिसे हम वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं, इसका पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी वर्तमान में जिसे हम लोकसभा कह रहे हैं उसका पहले नाम हाउस ऑफ द पीपल था, और जिसे हम राज्यसभा कह रहे हैं उसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका नाम बदलकर लोकसभा और राज्यसभा कब किया गया था? तो ये डेट ध्यान में रखना, 23 अगस्त 1954 में जो हाउस ऑफ द पीपल था इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। 23 अगस्त 1954 को ध्यान में रखना, क्योंकि इससे पहले हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा कह रहे हैं इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, और जिसे राज्यसभा कहते हैं उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो 23 अगस्त 1954 में इन्हें लोकसभा और राज्यसभा का नाम दिए गए थे। ये तो थी दोस्तों ये संसद की पृष्ठभूमि कि वर्तमान संसद से पहले कौन काम करती थी संसद के रूप में, तो हमारी संविधान सभा करते थे। अब बात करते हैं हम वर्तमान संसद की, जो आज की हमारी संसद है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 79 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 79 के अंदर संसद को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया दोस्तों? संसद को परिभाषित किया गया है। संसद को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 79 के अंदर संसद को परिभाषित किया गया है। और इस आर्टिकल 79 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन होगा, संसद का निर्माण होगा। कौन कौन से तीन अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होगा, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो आपको क्या बताना है? संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति दोस्तों संसद का अंग होता है, ऐसा संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए भी होता है क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ऐसा आर्टिकल 79 में बताया गया। ये जो संसद है इसके दो सदन है।
कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि संसद में कितने अंग हैं, तो आपको बताना है 3 अंग हैं। आपसे ये पूछा जाए कि संसद के कितने सदन है, हाउस है, तो आपको बताना है 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। कितने हाउस है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, हमारी जो वर्तमान संसद है इसको द्विसदनीय बनाया गया है। द्विसदनीय बनाया गया है। क्यों बनाया गया है दोस्तों इसको द्विसदनीय? इसको इसलिए बनाया गया है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को केंद्र के अंदर प्रतिनिधित्व मिले और जो एक सदन की तानाशाही है उसको रोका जा सके। इसलिए वर्तमान संसद को तो द्विसदनीय बनाया गया है और 1952 से पहले की जो अंतरिम संसद थी वो एक सदनीय थी। इसी चीज को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं दोस्तों। आर्टिकल 79 जिसमें संसद को परिभाषित किया गया। ये जो हमारी संसद है इसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये 3 तो क्या है? हमारी संसद के अंग है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके सदन की। इसके सदन कितने? 2 सदन। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ये इसके क्या है? 2 सदन है। तो संसद के 3 अंग और 2 सदन है। इस बात को ध्यान में रखना। तो दोस्तों हमारे संसद के 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का टॉपिक मैंने पहले भी करवा दिया है आपको। आज हम बात करते हैं फिर राज्यसभा की और राज्यसभा के बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा सबसे पहले बात आती है कि राज्यसभा नाम कब दिया गया था? तो 23 अगस्त 1954 को इसे राज्यसभा नाम दिया गया था। पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों, आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्यसभा को। और किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में। तो इस आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने आर्टिकल 79 बताया था, उसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा को का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैंने बताया था 3 अप्रैल सन 1952 को राज्यसभा का गठन हो जाता है। कब होता है गठन? 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी जो पहली बैठक है, पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल आपके मन में ये आता होगा कि इस राज्यसभा का गठन क्यों किया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था। तो दोस्तों बता देता हूं कि ये जो राज्यसभा है इसका गठन इसलिए किया गया ताकि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो सके। ये राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है दिल्ली के अंदर यानी केंद्र के अंदर। तो इसका गठन करने के पीछे रीजन क्या था? राज्यों का केंद्र में
प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा सदन है? राज्यसभा है। केंद्र के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राज्यसभा ही है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन कर लिया था। बात आई राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की, तो उसके लिए राज्यसभा का गठन किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये हमारे द्वारा या आपके द्वारा सीधा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो वो जो सदस्य है राज्यसभा सदस्य वो केवल और केवल राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का गठन क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सदन का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को किया गया था गठन, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की सीटों की। सीट अधिकतम कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, राज्यों से कितनी आती है और यूटी से कितनी आती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा के अंदर दोस्तों अधिकतम सीटें हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250 सीटें हो सकती है, जबकि वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। ये जो 245 सीटें हैं इनमें से 233 सीटें जो है इन पर निर्वाचन होता है, इनको निर्वाचित किया जाता है। बाकी जो बचे 12 सदस्य, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 है। 245 में से 233 का तो चुनाव होता है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। बाकी बचे 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो 233 सदस्य जिनका निर्वाचन होता है, इन 233 में से 229 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं। कहां से? राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और आप ये जानते हैं कि 2 ही संघ राज्य क्षेत्र है, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर विधानसभा है। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा सा अंतर है। संघ राज्य क्षेत्र उनको बोलते हैं जिनके विधानसभा है, और केंद्र शासित प्रदेश वो हो गए जिनकी विधानसभा नहीं है। तो ऐसे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो 4 सदस्य वहां से आते हैं। अब दोस्तों ये कितने सदस्य राज्यों से आएंगे, कितने सदस्य यूटी से आएंगे, कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, इन सब का निर्धारण कहां किया गया है? हमारे संविधान की जो अनुसूची 4 है, इस अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन किया गया। ध्यान देना दोस्तों, अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन
किया गया है। और ये जो आवंटन किया गया है सीटों का, ये उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और जनसंख्या का आधार जो है वो 1971 की जनगणना को माना गया है। 1971 की जनगणना को माना गया है। यानी जब पूछा जाता है कि राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको बताना है संविधान की अनुसूची 4 में। दूसरा क्वेश्चन, ये जो आवंटन किया गया है ये किस आधार पर किया गया है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और जनसंख्या का आधार किसे माना है? 1971 की जनगणना को आधार मानकर राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, ये जो अनुसूची 4 है इसी में बताया गया है कि 2026 तक राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। क्या बताया गया है कि 2026 तक जो 1971 की जनगणना को आधार मानकर सीटों का आवंटन किया गया है वही सीटें रहेगी। 2026 तक राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। और जब 2026 के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी तो उस समय जनसंख्या का आधार 2001 की जनगणना को माना जाएगा। किसको आधार माना जाएगा? 2001 की जनगणना को आधार माना जाएगा। कब? जब 2026 के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। तो ये जो राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, यूटी से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, इन सभी सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के अंदर किया गया है। उसी को आधार मानते हुए ये संख्या निर्धारित की गई है। 245 है वर्तमान के अंदर, इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। निर्वाचित 233 और मनोनीत 12। और जो 233 निर्वाचित होते हैं उनमें से 229 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। अब संघ राज्य क्षेत्र 2 है और दोनों में से कौन से संघ राज्य क्षेत्र से कितने आएंगे इसका निर्धारण किसको करना है? संसद के द्वारा किया जाता है। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो ये जो 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होकर राज्यसभा में बैठे हैं उनमें से 3 तो दिल्ली से हैं। कहां से हैं? दिल्ली से। और 1 सदस्य पुडुचेरी से है। पुडुचेरी से। तो इस प्रकार से ये सीटों का आवंटन किया गया। ये तो हो गई बात दोस्तों 233 निर्वाचित सदस्यों की। अब बचे 12 मनोनीत सदस्य। ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल 83 के तहत, आर्टिकल 83 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसमें राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, किसकी सलाह पर दोस्तों? मंत्री परिषद की सलाह पर इनको मनोनीत करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब बात आती है कि ये 12 सदस्य कौन हुए, तो ध्यान देना आर्टिकल 80 में बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य के अंदर, जो व्यक्ति विज्ञान के अंदर, जो व्यक्ति कला के अंदर और समाज सेवा के अंदर, समाज सेवा के अंदर, यानी जो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा इन 4 क्षेत्रों में महारत प्राप्त कर रखी है, जो इन 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ध्यान दो, इन ये जो 4 क्षेत्र बताए हैं
इनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से क्षेत्र? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में जिसने महारत प्राप्त कर रखी है, जो इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट है, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 3 में किया गया। अब दोस्तों ये 4 क्षेत्र बोलते ही आपके मन में ये भी आया होगा कि फिर सचिन तेंदुलकर जो है उसको अप्रैल 2012 में क्यों मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर किस क्षेत्र से आते हैं? खेल के क्षेत्र से आते हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर को ही नहीं, 2016 के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू, MC मैरी कॉम को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ये तीनों खेल क्षेत्र से आते हैं, जबकि संविधान में खेल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इनको मनोनीत किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, उस समय केस कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने यही कहा था कि खेल है ये अपने आप में क्या है, एक कला है। तो खेल को कला के अधीन मानते हुए इन सचिन तेंदुलकर, MC मैरी कॉम और नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। संविधान में केवल 4 ही क्षेत्रों का उल्लेख है। कला खेल जो है इसको कला के अधीन मानकर इनको मनोनीत किया था। अब बात आती है कि राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो आपको बता दूं यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य आते हैं। और कितने आते हैं? 31 आते हैं। ऐसा क्यों है? यूपी से ही सबसे ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था ये जो सीटें हैं ये जनसंख्या के आधार पर दी गई है और आप देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की ही है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें भी किसको मिली है? यूपी को मिली है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद कितने जाते हैं? 10 जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यूपी से आते हैं, वहां की 31 सीटें हैं, राजस्थान से 10 जाते हैं। और भारत के जो उत्तर पूर्व राज्य है जिसको हम संशिष्ट कहते हैं, वहां से एक सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुसूचित 4 जो है इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? सभापति का कार्यकाल कितना होता है और सदन का कार्यकाल कितना होता है? क्योंकि दोस्तों राज्यसभा जब हम पढ़ते हैं तो 3 ही टॉपिक कुछ हार्ड है, जिसमें से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा की सीटें और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, पूरा का पूरा राज्यसभा सिंपल है। बात करते हैं हम कार्यकाल की। दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। कितना होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। अब बात ये आती है कि इसको स्थायी सदन किस प्रकार से बनाया गया है, क्यों बनाया गया? तो दोस्तों इसको स्थायी सदन इसलिए बनाया गया है ताकि लोकसभा कभी अगर भंग भी हो जाती है तो संसद चालू रहे, संसद के सदन खाली नहीं रहे। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन बनाया गया है। और स्थायी सदन का मतलब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं।
अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान से आप जानते हैं राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य जाते हैं? 10 सदस्य जाते हैं। तो क्या इन 10 सदस्यों का चुनाव एक साथ करवाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता दोस्तों। इनका चुनाव 3+3+4 इस आधार पर करवाया जाता है। 3+3+4। अब आप कहोगे ये हमारे समझ में ही नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 2018 के अंदर 3 सदस्यों का चुनाव करवाया गया। इसके 2 साल बाद यानी 2020 के अंदर फिर 3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है और फिर 2 साल बाद यानी 2022 के अंदर 4 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। यानी हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। ये व्यवस्था की गई है राज्यसभा को स्थायी सदन बनाने के लिए कि प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है कि 1 वर्ष अगर 3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो 2 वर्ष बाद फिर 3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा और फिर 2 वर्ष बाद 4 सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। तो स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। अब आपके मन में सवाल ये उठता होगा दोस्तों कि आज तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इस प्रकार की व्यवस्था करके इसको स्थायी सदन बना दिया गया है, लेकिन जब 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था उस समय तो राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ ही निर्वाचित होकर आए थे, तो उनका कार्यकाल तो एक साथ ही यानी 6 वर्ष बाद एक साथ ही समाप्त होना था। देखो दोस्तों इसके लिए क्या किया गया था, 1954 और 1956 के अंदर लॉटरी सिस्टम के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। किस प्रकार से, इसको देखते हैं। देखो दोस्तों 1952 के अंदर राज्यसभा का गठन हुआ। इस समय सारे राज्यसभा के सदस्य एक साथ निर्वाचित होकर आए थे। अब क्या किया गया, इस सदन को स्थायी बनाने के लिए 1954 के अंदर पहली बार लॉटरी निकाली। 1952 के अंदर जो सारे सदस्य निर्वाचित होकर आए थे उनका कार्यकाल कब पूरा होना था, 1958 के अंदर होना था। कब होना था, 1958, क्योंकि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो 1952 में निर्वाचित हुआ, उसका कार्यकाल समाप्त 1958 में हुआ। इस सदन को स्थायी बनाने के लिए क्या किया गया, 1954 के अंदर 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली थी। 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली गई और इन 1/3 सदस्यों को 1954 में सेवानिवृत्त कर दिया गया और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए निर्वाचित किए गए थे। तो 1/3 सदस्य यहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी जो 1952 में निर्वाचित हुए 1/3 सदस्य, इनका कार्यकाल शुरू के अंदर कितना रहा था, मात्र 2 वर्ष का रहा था। कितना, मात्र 2 वर्ष का रहा था। आप जानते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1। तो इनमें से 1/3 सदस्य 1954 के अंदर क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह नए सदस्य आ गए। फिर क्या किया गया, 1956 में दूसरी बार लॉटरी निकाली गई। कितने सदस्यों की, 1/3 सदस्यों की। यानी 1956 के अंदर 1/3 सदस्यों को फिर से सेवानिवृत्त किया गया और उसकी जगह नए सदस्यों का चुनाव करवाया गया। तो 1956 के अंदर ये 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बचे कितने, 1/3 सदस्य। तो 1952 में जब ये निर्वाचित हुए थे 1/3 सदस्य, उनका ऑटोमेटिक 1958 के अंदर कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए तीसरी बार लॉटरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी और इनका कार्यकाल यहाँ 1958 के अंदर पूरा हो गया था। तो इस प्रकार से 2 बार लॉटरी सिस्टम के द्वारा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित करके इस सदन को स्थायी सदन बनाया गया था।
तो ध्यान रखना, राज्यसभा ही वो सदन है जिसको स्थायी सदन कहते हैं, कभी भंग नहीं होता है, और इसलिए इसका कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया अपना सदन का कार्यकाल, कितना, अनिश्चित, अनिश्चित। अब बात आती है राज्यसभा के सभापति की। सभापति का कार्यकाल कितना होता है, सभापति का कार्यकाल। तो दोस्तों आप जानते हैं राज्यसभा का सभापति जो होता है वो बाद का उपराष्ट्रपति भी होता है, और उस हिसाब से उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यानी सदन का कार्यकाल अनिश्चित, सदन के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। इसके बाद बात आती है उपसभापति की। राज्यसभा का जो उपसभापति है और जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा सदन का कार्यकाल कितना है, तो आपको बताना है अनिश्चित कार्यकाल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो बताना है 5 वर्ष। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के उपसभापति व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो बताना है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, और वो क्या है, अगर किसी राज्यसभा सदस्य का पद अपने कार्यकाल से पहले रिक्त हो जाता है कोई कारण से, या तो उसकी पद पर रहते मृत्यु हो जाती है, या वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, या उसको हटा दिया जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर कार्यकाल से पहले उसका पद रिक्त हो जाता है तो नए सदस्य का चुनाव शेष अवधि के लिए होगा, न कि 6 वर्ष के लिए होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। और इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान से थे मदन लाल सैनी, राज्यसभा सांसद थे मदन लाल सैनी थे। 4 अप्रैल 2018 को ये राज्यसभा से निर्वाचित, राजस्थान से निर्वाचित हुए थे। कब, 4 अप्रैल 2018 को। अगर इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते ये, तो इनका कार्यकाल चलता 3 अप्रैल 2024 तक। कब तक चलता दोस्तों, 3 अप्रैल 2024 तक चलता। लेकिन मदन लाल सैनी की मृत्यु हो गई थी 2019 के अंदर। कब हुई थी, 2019 के अंदर मदन लाल सैनी का निधन हो गया था। अब मदन लाल सैनी वाली सीट क्या थी, रिक्त हो गई थी। इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी पद क्या हो गया, खाली हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जब खाली हो जाता है तो वहां पे उस सीट के लिए उपचुनाव करवाए जाते हैं, और जो नया सदस्य निर्वाचित होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि शेष अवधि का होता है। इसका मतलब आप देखते हैं कि 19 अगस्त 2019 को इसी सीट से, मदन लाल सैनी वाली सीट से निर्वाचित होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्तमान के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जो कब से हैं, 19 अगस्त 2019 से। और इनका कार्यकाल कब तक चलेगा, 3 अप्रैल 2018 तक रहेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों सर, क्योंकि इनका कार्यकाल तो कितना रहना था, 6 वर्ष रहना था। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों।
इनका मतदान श्रेणी का कार्यकाल 6 वर्ष कब हो रहे थे पूरे? 3 अप्रैल 2024 को हो रहे थे। कब हो रहे थे? 3 अप्रैल 2024 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहे थे। लेकिन 2019 में इनका निधन हो गया, तो उसी सीट पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया तो ये शेष अवधि के लिए निर्वाचित हुए थे, यानी 2019 से 24 तक गए थे। अगर ये अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता तब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते थे 18 अगस्त 2025 तक रहने थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर राज्यसभा सदस्य का पद कार्यकाल से पहले खाली होता है, रिक्त हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में नए सदस्य का चुनाव शेष अवधि के लिए होगा, न कि पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होगा। ये थी राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बात करते हैं योग्यता। दोस्तों सिंपल है, योग्यता अगर पूछा जाए तो पहली योग्यता तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये 30 वर्ष किसके लिए दोस्तों? राज्यसभा सदस्य के लिए। अगर पूछ ले कि सभापति के लिए कितनी आयु चाहिए, तो सभापति जो कि भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, और उस हिसाब से उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए सभापति के लिए। इस बात को ध्यान में रखना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष, राज्यसभा के सभापति के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई। इसके अलावा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और चौथी, उस उम्मीदवार के पास ऐसी अन्य योग्यताएं, ऐसी अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित की गई है। ये 3 योग्यता तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर संसद उम्मीदवार के लिए अन्य योग्यता निर्धारित करती है तो वो योग्यता भी, उस योग्यता को भी वो पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से योग्यता का उल्लेख किया गया आर्टिकल 80 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, अगर राज्यसभा सदस्यों की आयु या योग्यता संबंधी कोई विवाद आ जाता है, आयु या योग्यता संबंधी अगर कोई विवाद आता है, तो उस विवाद के ऊपर अंतिम निर्णय कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर देगा। विवाद पर अंतिम निर्णय कौन देगा दोस्तों? राष्ट्रपति देगा, और राष्ट्रपति सब विवेक से नहीं देगा, बल्कि किसकी सिफारिश पर? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर देगा। अगर राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित, उनकी आयु या योग्यता से संबंधित कोई विवाद आता है, उस विवाद पर निर्णय राष्ट्रपति देता है और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर देता है। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, 2003 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस 2003 से पहले राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ये प्रावधान किया गया था कि राज्यसभा सदस्य के लिए या राज्यसभा सदस्य के पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है, वो उसी राज्य से चुनाव लड़ सकता है जिस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम है। क्या प्रावधान था दोस्तों? राज्यसभा सदस्य के पद के लिए जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वो उसी राज्य से चुनाव लड़ेगा जिस राज्य की मतदाता सूची में उस उम्मीदवार का नाम है। ऐसा प्रावधान था 2003 से पहले।
2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें संशोधन किया और इस शर्त को हटा दिया गया। वर्तमान में ये सब प्रावधान कर दिया गया है कि राज्यसभा सदस्य के पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए ये शर्त जरूरी नहीं है कि उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम हो। तो ये संशोधन 2003 के अंदर किया गया। तो ये थी दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राज्यसभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, इन सारी चीजों पर बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।